रहीम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडक्टर के बारे में, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडक्टर होता क्या है और इसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है और किस तरह से होती है, और इसका जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का वो किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टर क्या है। तो इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल ही है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So inductor is an conducting coil in which energy stored in the form of magnetic field। अब ये किस तरह से होती है, अगर आप लास्ट लेक्चर्स के कंसेप्ट्स को माइंड में रखें तो आपने देखा था कि जब भी हम किसी कॉइल में से करंट पास करते हैं, उसके में बैटरी अटैच की तो उसमें करंट पास करनी शुरू होती है। अब जब ये कॉइल में से पास करने वाली करंट अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के दौरान चेंज हो रही होती है, तो इस दौरान इसमें इंड्यूस करंट भी जनरेट होती है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट जो है ओरिजिनल करंट को अपोज करती है, जिसकी वजह से बैटरी को कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो है वो चार्ज के फ्लो को करवाने के लिए करना पड़ता है। और वो जो वर्क है वो सारे का सारा उस बैटरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी भी एनर्जी ज़ाया नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो दैट्स मीन कि जो बैटरी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वक्ती तौर पे हमें लग रहा होता है कि एनर्जी ज़ाया हो रही है, लेकिन वो ज़ाया नहीं हो रही होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है और उस कॉइल के अंदर ही मौजूद होती है। सो ये इसका एक सिंपल, इसकी सारी की सारी थ्योरी है इस टॉपिक की, कि हमारे पास कॉइल में इंड्यूस करंट की वजह से कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है बैटरी को। वो एक्स्ट्रा काम सारे का सारा बैटरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टोर हो जाता है। सो लेट्स इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे देखते हैं कि व्हेन करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टिंग कॉइल चेंजेस, जब हमारे पास एक कॉइल है, इसमें से जो करंट पास कर रही है वो चेंज होगी, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट्स। सो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द ओरिजिनल करंट। ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगी इसकी डायरेक्शन इस तरह की होगी कि ओरिजिनल करंट को वो अपोज करेगी, ड्यू टू विच बैटरी हैज़ टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। सो अब इस वजह से, इस अपोजिशन की वजह से जो बैटरी है उसको चार्ज को फ्लो करवाते रहने के लिए थोड़ा सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा टू कंटिन्यू द फ्लो ऑफ चार्जेस। दिस एक्स्ट्रा वर्क कैन बी गिवन है। अब ये एक्स्ट्रा वर्क का जो एक्सप्रेशन है वो हमने निकालना है, वो कैसे दिया जा सकता है। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वो एक्स्ट्रा वर्क जो एक एक चार्ज के ऊपर बैटरी को करना पड़ रहा है, वर्क पर यूनिट चार्ज। यहाँ से वर्क की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, EL के इक्वल। मतलब हम वैसे भी वोल्टेज को EMF बोलते हैं। सो इस केस में हमारा जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो यूज़ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF की वजह से। तो इसलिए हम इसको वोल्टेज को रिप्लेस कर सकते हैं EL के साथ। तो यहाँ पे V की जगह क्या आ जाएगा, EL, कि जितना भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल बैटरी को लगाना पड़ रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो EL के इक्वल ही होगा। जितनी ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF होगी ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा ही यूज़ होगा। सो EL विल बी इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। यहाँ पे डेल्टा क्यों आया है, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF जनरेट ही कब होगी, जब चार्जेस चेंज हो रहे होंगे। सो यहाँ से वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, EL इंटू डेल्टा Q। ये वो वर्क है जो हमें इंड्यूस्ड EMF की वजह से करना पड़ रहा है। EL स्टैंड फॉर सेल्फ इंडक्शन, कि कॉइल में अपने ही करंट के चेंज की वजह से उसके अंदर जो EMF प्रोड्यूस हो रही होगी उसको हम इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। सो हमारे पास जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है वो हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्फ इंडक्शन पे। इस कॉइल के अंदर जितनी ज़्यादा सेल्फ इंडक्शन जनरेट हो रही होगी उतना ही एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ रहा होगा। सो एज वी कैन सी द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द सेल्फ इंडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल विच कैन बी गिवन एज। हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का जो एक एक्सप्रेशन था, हमने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में देखा था, वो क्या था, EL इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब इसकी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इस फैक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा T इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब ये दो फैक्टर हैं हमारे पास। अगर हमने देखना है कि बैटरी को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो हमें सबसे पहले ये दो फैक्टर की वैल्यू चाहिए। डेल्टा I क्या होता है, डेल स्टैंड फॉर चेंज। सो डेल I स्टैंड फॉर चेंज इन करंट। सो करंट में वो कितना चेंज हो रहा है, तो वो चेंज हमेशा जब भी निकालना हो तो हम देखते हैं I2 माइनस I1। I2 क्या है, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू हमारे पास कोई भी I होगी और इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0। स्टार्ट में जब हमने बैटरी का स्विच बंद नहीं किया था उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू थी वो क्या थी, 0। सो I माइनस 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, I। तो डेल्टा I की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, I।
दूसरा फैक्टर हमारे पास है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। सो ये हमेशा हमें क्या देते हैं, करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है वो हमें क्या देता है, करंट। तो थ्रू आउट दी प्रोसेस हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब इस तरह के फिनोमिना हो, जब हमारे पास हर सेकंड के साथ साथ वक्त के साथ साथ कोई चीज़ चेंज कर रही हो, तो उसकी बजाय सिंगल वैल्यू लेने के लिए हम उसकी एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो थ्रू आउट चेंज हो रही है, इसलिए कोई सिंगल वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते। सो इस केस में हम करंट की क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है, स्टार्टिंग वैल्यू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम उसकी एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस करंट चेंज हो रही है। सो हम कोई सिंगल वैल्यू उसकी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसकी एवरेज वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। सो हमारे पास क्योंकि स्टार्ट में उसकी वैल्यू थी 0, जब बैटरी का स्विच बंद नहीं था तो उस टाइम पे कोई भी करंट कॉइल में से पास नहीं कर रही थी। सो उसमें हमारे पास वैल्यू आ गई 0, और फाइनल वैल्यू हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई होगी। सो 0 प्लस आई ओवर 2 आ गया। सो हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई, आई ओवर 2। सो इस तरह से डेल्टा आई की और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो हमारे पास ये आ जाएगा एल, डेल्टा आई की जगह आई आ गया, और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह हमारे पास 1/2 आई आ गया। तो इस तरह से हमारे पास वर्क आ गया, वर्क इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। सो ये वो इक्वेशन है जो हमें बता रही है कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक्स्ट्रा कितना वर्क किसी बैटरी को करना पड़ रहा है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क विच बैटरी डन ऑन द कॉइल ड्यू टू इंड्यूस करंट। सो हैंस दिस एनर्जी गेट स्टोर। अब होगा क्या, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कभी भी कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो अगर वो हमारे सिस्टम में से गायब हो रही है, अगर वो हमें सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में नहीं मिल रही, सो दैट्स मीन वो किसी और एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। सो हैंस दिस एनर्जी गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो उस कॉयल में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टोर हो रही होगी इनसाइड द कॉयल, एज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो जितना भी वर्क डन उसने एक्स्ट्रा किया होगा वो उसी कॉयल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उस एनर्जी को हम क्या, वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, जितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा उतनी ही एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। और वर्क डन हमने कितना निकाला, 1/2 एल आई स्क्वायर। सो इसका मतलब है कि किसी भी कॉयल के अंदर, किसी भी इंडक्टर के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर है वो इस एक्सप्रेशन से निकाली जा सकती है, 1/2 एल आई स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास L की वैल्यू हो, कैपिटल L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंट कांस्टेंट, और ये मटेरियल डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास L की और हमारे पास I की वैल्यू हो, तो उस केस के लिए हम बता सकते हैं कि इस इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है कि हम अलग अलग से L और I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को उस किसी भी केस के लिए इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास UM मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम L फाइंड करेंगे, उसके बाद I फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया है X का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल L किसके इक्वल होगा, सो L स्टैंड फॉर सेल्फ इंडक्टेंट कांस्टेंट। सो हमें पता है कि सेल्फ इंडक्शन के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होती थी, कैपिटल L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है तो ये डेल्टा T इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डेल्टा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और आल्सो बाय फेरेडे लॉ के मुताबिक हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, N इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो यहाँ पे ये E की वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो कि हमें फेरेडे लॉ के मुताबिक पता है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। सो यहाँ पे डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा I। अगेन डेल्टा फाई हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स। ये चेंज ऑफ फ्लक्स है जो कि हमारे पास जनरेट कर रहा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को। सो चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई किसके इक्वल होता है, डेल्टा B इंटू A। B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड और A स्टैंड फॉर एरिया ऑफ कॉयल, ये जो कॉयल का जो एरिया होगा, एंड डेल्टा B जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही होगी। उसके अलावा हमें पता है स्मॉल n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
कि पर यूनिट लेंथ मतलब कि 1 मीटर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉयल के बन रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आते जाएंगे उसी हिसाब से सारी की सारी वैल्यूज चेंज होंगी। सो स्मॉल एन स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो स्मॉल एन की क्या वैल्यू होगी, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल। कैपिटल एन स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय एल का मतलब है कि पर यूनिट लेंथ में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कॉयल पे हमने दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉयल को इसके ऊपर रैप किया हुआ है, तो जब हम रैप कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में आ रहे हैं। सो यहाँ से हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू, ये एल इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब हम ये दोनों वैल्यूज़ डेल्टा फाई की और एन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एन एल इंटू डेल्टा बी डॉट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा आई इज इक्वल टू एल। अब क्योंकि ये सोलेनाइड की बात हो रही है, सोलेनाइड जिसमें नंबर ऑफ लूप्स ऑफ वायर होते हैं, तो बेसिकली हम इसको सोलेनाइड भी बोलते हैं कॉइल को। सो हमने पढ़ा था कि सोलेनाइड के लिए बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। सो हम ये बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एन एल डेल्टा बी की जगह ये सारी की सारी इसकी वैल्यू आ जाएगी डॉट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा आई इंटू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एल। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जिससे हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो कैपिटल एल दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट की जो वैल्यू निकली है उसको अगर हम लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू आई। सो हमारे पास L इज इक्वल टू आ जाएगा एन एल म्यू नॉट एन। अब ये डेल जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि ये म्यू नॉट और एन कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगी और डेल आ जाएगा करंट के साथ जो कि चेंज कर रही है वैल्यू। सो यहाँ से हमारे पास डेल्टा आई से कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल L की वैल्यू ये आ जाएगी, स्मॉल एन मल्टीप्लाई होके एन स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कैपिटल L की। उसके अलावा हमें वैल्यू चाहिए करंट की। सो एज बाय एम्पेयर्स लॉ हमें पता है कि किसी भी सोलेनाइड के लिए एम्पेयर लॉ हमें बताता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास जो बी की वैल्यू देते हैं एम्पेयर लॉ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। सो हमारे पास अब एल की वैल्यू भी आ गई और करंट की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर एक्स में। सो एक्स हमारे पास इक्वेशन क्या थी, यू एम इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। सो एल की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी और आई की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और उसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर याद रखना है आपने इसके ऊपर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ से एन स्क्वायर से कैंसिल होता है, एक म्यू नॉट एक से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बना है एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन इंडक्टर, वो इसके इक्वल आ गई 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर ए एल। ए जो है हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल होगा, एल जो है लेंथ ऑफ कॉइल है, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट से मुराद परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, सो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर केस के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडक्टर के लिए हम उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो एनर्जी डेंसिटी का करते हैं। मतलब किसी भी मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट निकलता है दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी। उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे पास इस मटेरियल में कितनी एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको किस तरह डिराइव करेंगे, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, सिंपल डेंसिटी जिस तरह हम डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल डेंसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब अगर हमें एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। मतलब अगर आपको किसी मटेरियल का एनर्जी डेंसिटी पता है तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पर यूनिट लेंथ में कितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है। तो उससे आपको उस मटेरियल की करैक्टरिस्टिक का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह का मटेरियल है। ओके, बाय डेफिनेशन हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी हमारे क्या एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यू एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो यू एम की वैल्यू हमने जो डिराइव की है सारी की सारी वो ये है और वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो विड्थ और हाइट भी दोनों बेसिकली क्या होती हैं, लेंथ ही होती हैं। सो लेंथ इंटू लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया, और सिंपल लेंथ हम इसके साथ लिख देंगे। सो हमारे पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये सारी वैल्यू आ गई
और नीचे वॉल्यूम की जगह आ गया AL। इसको ऐसे क्यों लिखा है? ताकि ये वाला AL इससे कैंसिल हो जाए और हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए एनर्जी डेंसिटी। सो इस सिंगल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी मटेरियल के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि उसमें किस फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर हुई हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है वो कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, वो इससे हम निकाल सकते हैं। और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हम उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए डिफरेंट किस्म की करैक्टरिस्टिक का हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है। आज के लेक्चर में आपने एक तो एक्सप्रेशन डिराइव किया कि किस तरह एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। दूसरा आपने ये भी देखा कि सेल्फ इंडक्शन के दौरान जब हमें लग रहा होता है कि इंड्यूस करंट की वजह से हमारी एनर्जी ज़ाया हो रही है, तो वो ज़ाया नहीं हो रही थी बल्कि इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो स्टोर हो रही थी उसमें। सो जितना एक्स्ट्रा वर्क शुरू में किया था वो सारे का सारा उसमें स्टोर हो जाता है। सो लास्ट सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक बल्ब की एग्जांपल दी थी, उसमें भी उसको आप दोबारा से इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब आप बल्ब ऑन करते हैं तो करंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमम वैल्यू पे जाती है। तो क्योंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही होती है तो उसकी जो इंड्यूस करंट है उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से बैटरी को हमारे पास पावर सप्लाई को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और वो वर्क जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा होता, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। और वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो उसके अंदर स्टोर होती है, जिसका एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया है, वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है। अब जब रात के टाइम आप उस बल्ब को ऑफ़ करते हैं, तो जब आप ऑफ़ करते हैं तो अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 की तरफ आती है, मतलब करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो अगेन चेंज ऑफ करंट की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होती है, लेकिन इस केस में इंड्यूस करंट इस तरह की होती है कि वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। तो मतलब अब वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब का सिस्टम है वो हमें एनर्जी दे रहा होता है। तो वो एनर्जी कौन सी दे रहा होता है? वो वही वाली एनर्जी दे रहा होता है जो सुबह के टाइम उसने स्टोर की होती है, वो कोई अपनी तरफ से एनर्जी नहीं दे रहा होता। तो दोनों सिचुएशन में आप देखें कि जब हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा था और जब बल्ब हमें एक्स्ट्रा वर्क करके दे रहा है, तो दोनों सूरतों में कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। रात के टाइम हमें वही वर्क, वही एनर्जी मिल रही है जो सुबह के टाइम बैटरी को एक्स्ट्रा करनी पड़ी थी। तो वो कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं हो रहा, जो सुबह काम था वो सारे का सारा स्टोर हो गया और वो सारे का सारा एट द एंड दोबारा से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होके हमें वापस मिल गया। तो दोनों केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बिल्कुल वैलिड है कि ना ही कभी एनर्जी कहीं पे ज़ाया हो रही है, ना ही कहीं पे एनर्जी खुद ब खुद जनरेट हो रही है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सारे के सारे सिनेरियो से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब कभी भी हम किसी भी जगह पे एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं, बारहा दफ़ा हमें ऐसे लग रहा होता है कि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमें उसका रिवार्ड उतना नहीं मिल रहा। सो आज का लेक्चर आपको ये सिखाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड रहता है कि जब कभी भी आप इनपुट में वर्क ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन आपको रिवार्ड उस हिसाब का नहीं मिल रहा, तो वो आपकी एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं हो रही, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और कहीं ना कहीं वो स्टोर है और सही टाइम आने पे वो दोबारा आप तक लाजमी पहुंचेगा।